भारतीय संविधान अपने आप में इतना ताकतवर है कि इसके आगे न तो राष्ट्रपति है न पंतप्रधान है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट की गई और 26 नवंबर 1949 से बनकर तैयार हुआ और फाइनली 26 जनवरी 1950 से ये पूरे देश के लिए लागू कर दिया गया। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू कर दिया, तब इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रस्तावना 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अभी 1950 से 2026 तक इसमें कई सारे संशोधन किए गए, जिसका आंकड़ा 106 बताया जाता है। यानी हमारे संविधान में आज तक 106 बार संविधान संशोधन किया गया। तो जाहिर सी बात है इनकी भी संख्या बड़ी होंगी। अभी फिलहाल संविधान में 470 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट है और 12 अनुसूचियां है। आज हम इन्हीं 12 अनुसूचियों की बात करेंगे। यानी हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे मानेंगे यूनिट 1, इसे मानेंगे यूनिट 2। अब इसमें हम क्या रखेंगे, 470 आर्टिकल जो 25 भागों में विभाजित है, और इसमें रखेंगे 12 अनुसूचियां सिर्फ। यानी जो 470 आर्टिकल है उसे 25 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक संविधान के मतलब राज्य और उसके यूटीज की व्याख्या की गई है। इस तरह 25 पार्ट में टोटल 470 आर्टिकल को डिवाइड किया गया है। तो आज हम इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन की 12 अनुसूचियों को देखेंगे। हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां है, अनुसूचियां, जिसे अंग्रेजी में शेड्यूल कहा जाता है। आज हम इन्हीं शेड्यूल की बात करेंगे। हमारी टोटल 12 अनुसूचियां है, तो हम इसे 4-4 के पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे पहले 4 को देखेंगे, उसके बाद दूसरे 4 को देखेंगे, उसके बाद तीसरे 4 को देखेंगे। अब ये होगा 1, 2, 3, 4। संविधान की अनुसूची 1 में बताया गया है स्टेट और यूटीज। यानी भारतीय संविधान में कितने राज्य है और कितनी यूटीज है। हमारे भारत में टोटल अभी फिलहाल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में हमारे भारत में कितने राज्य है, उनकी सीमा कितनी है, सीमा किन किन राज्यों से लगी हुई है। उसी तरह यूटी यानी यूनियन टेरिटरी हमारे भारत में कितने हैं और उनके क्षेत्र कितने हैं, इसका सबका ब्यौरा अनुसूची 1 में दिया गया है। उसके बाद आता है 2 नंबर में पैसा। यानी हमारे संविधानिक जो बड़े बड़े पद है उस पे बैठे हुए व्यक्तियों को कितना वेतन दिया जाएगा, कितना और एक्स्ट्रा का अलाउंसेस दिया जाएगा, उसकी पूरी व्याख्या संविधान की अनुसूची 2 में दी गई है। जैसे हमारे भारत में सबसे बड़ा पद है प्रेसिडेंट का, उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट का, उसके बाद है गवर्नर का। तो ये भारतीय संविधान के सबसे बड़े संवैधानिक पद है। जैसे प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा पद है हमारे भारत में, तो उनको मंथली 5 लाख रुपए सैलरी दी जाती है। वाइस प्रेसिडेंट को 4 लाख दी जाती है। तो ये इनकी बेसिक सैलरी हो गई। उसी तरह संविधान के जैसे संसद के जो दोनों सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। इनके लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसी तरह राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
इनको पेमेंट कितना दिया जाएगा, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा संविधान की अनुसूची 2 में दिया गया है। अभी ये तो इनकी बेसिक सैलरी हो गई, जैसे प्रेसिडेंट को 5 लाख रुपए सैलरी दी जाती है, ये बेसिक सैलरी हुई। उसके सिवा उन्हें भत्ते भी दिए जाते हैं, ये यानी अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जैसे उनके गाड़ी का पेट्रोल का खर्च हो गया, टेलीफोन की बिजली का बिल हो गया, घर की बिजली का बिल हो गया, ये सब अलाउंसेस इन्हें दिए जाते हैं। यानी इन्हें अपने पद के सिवा किसी और चीज के बारे में सोचना ना पड़े, इसलिए इन्हें एक्स्ट्रा के अलाउंसेस दिए जाते हैं। उसके बाद अनुसूची 3 में आती है शपथ। किसी संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्तियों को अपने पद पर बैठने से पहले कुछ शपथ लेनी पड़ती है। तो इसमें सिर्फ 3 लोगों की शपथ को छोड़ के, यानी पहला हो गया प्रेसिडेंट, दूसरा हो गया वाइस प्रेसिडेंट और तीसरा हो गया गवर्नर। इन 3 लोगों को छोड़ के बाकी सबके शपथ का ब्यौरा अनुसूची 3 में दिया गया है। अब इसमें किन किन का शपथ दिया गया है, तो वो है लोकसभा के सभी व्यक्ति, राज्यसभा के सभी मंत्री, यानी पूरे संसद के मंत्री, राज्य विधानमंडल के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महाधिवक्ता, इन सबके शपथ संविधान की अनुसूची 3 में दी गई है। सिर्फ ये 3 पदों को छोड़ के, यानी ये संविधान के सबसे बड़े पद, यानी संविधानिक पद में सबसे ऊंचे पद पर है, इसलिए इनकी शपथ की व्याख्या संविधान में अलग से की गई है। तो प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 60 के तहत शपथ दी जाती है, वाइस प्रेसिडेंट को 69 के तहत, और गवर्नर को संविधान के 159 के तहत शपथ का प्रावधान किया गया है। बाकी इन तीनों को छोड़ के बाकी सबके शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में दिया गया है। अभी इनमें थोड़ा फार चेंजेस रहता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दी जाने वाली शपथ और लोकसभा के मंत्रियों को दी जाने वाली शपथ, इसमें थोड़ा बहुत अंतर रहता है। ये शपथ भी 2 प्रकार की रहती है, यानी जो कोई मंत्री किसी रिलीजन को मानता हो तो उसके लिए अलग से शपथ दी जाती है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक है, किसी रिलीजन को, किसी धर्म को नहीं मानता, तो उसके लिए अलग से शपथ दी जाती है। तो ये है भारतीय अनुसूची 3 का। अभी हम देखेंगे अनुसूची 4 में क्या दिया गया है। तो 4 में दिया गया है राज्यसभा में किन किन राज्यों की कितनी सीट्स होंगी। जैसे हमारे भारत में सबसे बड़ा राज्य है यूपी, उसमें राज्यसभा के लिए 31 सीट जाती है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके लिए 19 सीट जाती है राज्यसभा के लिए। इसके बाद आता है तमिलनाडु, उसके लिए 18 सीट दी गई है, और बंगाल बिहार के लिए टोटल 16 सीटों का प्रावधान किया गया है। और इससे जो छोटे छोटे राज्य है, जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, उनको उनके द्वारा एक व्यक्ति भेजा जाता है राज्यसभा के लिए। अभी जिस तरह हम लोकसभा के लिए डायरेक्ट वोट के जरिए मंत्री चुनकर देते हैं, उसी तरह राज्यसभा के लिए हम चुनकर नहीं दे सकते। हम जिस तरह लोकसभा के लिए डायरेक्ट वोटिंग के जरिए मंत्रियों को चुनते हैं, उस तरह हम राज्य के विधानमंडल के लिए भी, यानी राज्य सरकार के लिए भी हम डायरेक्ट वोटिंग के जरिए मंत्रियों को चुनते हैं। यानी हम जो एमएलए को चुनते हैं, वो एमएलए इन राज्यसभा के सीटों के सदस्यों के चुनाव करते हैं। यानी राज्यसभा के सदस्य के लिए हम डायरेक्ट वोट के जरिए चुनकर नहीं दे सकते, उनका वो अधिकार सिर्फ एमएलए को रहता है। तो ये होगा भारतीय संविधान की अनुसूची 4। अब हम इसके आगे की देखेंगे। अब हम देखेंगे अनुसूची 5, 6, 7 और 8। अनुसूची 5 में दिया गया है एससी और एसटी समाज के लिए और विशेष प्रावधान किया गया है, यानी पूरे भारत की एससी और एसटी समाज के लिए उनका आर्थिक जीवन सुधारे, सामाजिक जीवन सुधारे, इसके लिए राज्य के राज्यपाल भी इनके लिए विशेष प्रावधानों का जिक्र करते हैं। इसके सिवा
अनुसूची 6 की बात करें तो इसमें सिर्फ एसटी के लिए विशेष प्रावधान किए गए। खास करके जो ईस्टर्न हमारे स्टेट है उसके लिए, जिसमें AMTM यानी ये हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के लिए इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। यानी जो ये आदिवासी इलाके हैं, इनके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन में कुछ चेंजेस हो, इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके लिए एक विशेष अनुसूची का जिक्र किया गया है, अनुसूची 6 में। इसके बाद आता है अनुसूची 7, जिसमें दी गई है पावर, यानी पूरे भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, किनके पास कितनी पावर होंगी। यानी सेंट्रल के पास अलग पावर रहती है, स्टेट के पास अलग पावर रहती है, और एक ऐसी पावर जिसमें दोनों भी अपना मत जाहिर कर सकते हैं। इसे हम 3 कॉलम के जरिए देखेंगे। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसूची 7 में पावर का जिक्र किया गया है। जैसे हम इसमें 3 कॉलम करेंगे, जिसमें पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। इसे कहा जाता है यूनियन लिस्ट, इसे कहा जाता है स्टेट लिस्ट, और इसे कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। अभी भारतीय संविधान ने केंद्र के लिए, राज्य के लिए अलग अलग शक्तियों का प्रावधान किया गया है। जैसे संघ सूची में 97 ऐसे सब्जेक्ट है जिस पर सिर्फ केंद्र ही नियम कानून बना सकता है। जैसे हम इसमें देखेंगे, जैसे विदेश मामले हो गए, रक्षा हुआ, इसके बाद आता है विदेशी व्यापार। तो ऐसे सब्जेक्ट इसमें रखे गए हैं जो सिर्फ केंद्र ही इस पर नियम कायदे बना सकता है। राज्य सूची में रखे गए हैं 66 सब्जेक्ट, जैसे शिक्षा संबंधी हुआ, उसके बाद कृषि संबंधी हुआ। ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जो राज्य सूची में रखे गए हैं, और ऐसे और कुछ सब्जेक्ट है जिसमें दोनों इसमें अपना मत जाहिर कर सकते हैं। उसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। यानी संघ सूची में सिर्फ संघ यानी केंद्र ही कायदे कानून बना सकता है, राज्य सूची में राज्य ही बना सकता है। हालांकि इसमें यूनियन भी इंटरफेयर कर सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट रखे गए हैं जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों मिलके इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अभी यूनियन लिस्ट में स्टार्टिंग में 97 सब्जेक्ट थे, अभी उसमें और 3 बढ़ गए, अभी टोटल हो गए 100 सब्जेक्ट। जैसे 2016 में नोटबंदी की गई, तो ये सेंट्रल का विषय था, इसीलिए इस पर केंद्र ने अपना एक कायदा बनाकर पुराने नोटों को बंद कर दिया और नए नोट मार्केट में उतारे। तो ये ऐसा कोई राज्य ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल का कायदा था। उस तरह स्टेट में कृषि संबंधी, शिक्षा संबंधी कायदे स्टेट बना सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है जो दोनों मिलके इसमें कुछ कायदे कानून बना सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें 5 सब्जेक्ट को माइनस किया गया है। अभी फिलहाल इसमें 61 ही सब्जेक्ट है, और इन 5 सब्जेक्ट को इसमें ऐड किया गया, अभी ये हो गए 52। यानी इस तरह संविधान के अनुसूची 7 में पावर का जिक्र किया गया है कि किनके पास कितनी पावर होंगी। और संविधान की अनुसूची 8 में भाषाएं दी गई है, यानी भारत में ऐसी कितनी भाषाएं हैं जिनको संविधान का दर्जा प्राप्त है। यानी ऐसी भाषाएं जो हम संसद में बोल सकते हैं और पूरे भारत में जिनको
संविधान में दर्जा दिया गया है कि ये भारत की एक आधिकारिक भाषा है, यानी भारत की एक भाषा है। संविधान की आधिकारिक भाषा तो हमें हिंदी है, ये तो पता है हमें। तो अब हम भाषाओं का जिक्र करेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तब उसमें सिर्फ 14 ऐसी लैंग्वेज थी जिनको संविधान का दर्जा प्राप्त था। उसके बाद एक और ऐड की गई, उसके बाद 3 ऐड किए गए, उसके बाद 4 ऐड किए गए। तो ये टोटल भाषाएं हो गई 22 भाषाएं। तो स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी। फिर 1900 में इसमें एक भाषा ऐड की गई जिसे कहा जाता है सिंधी भाषा। फिर 1992 में इसमें और 3 लैंग्वेज ऐड की गई, जिसमें एक थी कोंकणी, एक थी मणिपुरी और एक थी नेपाली। उसके बाद 2003 में और 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया, जिसमें एक थी बोडो, एक थी डोगरी, एक थी संथाली और एक थी मैथिली। इन भाषाओं को ऐड किया गया। अब ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूची 8 में टोटल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। इसके बाद हम आगे की अनुसूचियां देखेंगे। अब हम देखेंगे अनुसूची 9, 10, 11 और 12। जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। अब बढ़कर ये 12 हो गई, यानी 4 एडिशनल एक्स्ट्रा हो गई। 9वीं अनुसूची आ गई 1991 में, 1951 में, सॉरी। 10वीं अनुसूची आ गई 1985 में। 11वीं अनुसूची आ गई 1992 में और 12वीं अनुसूची 1992 में आ गई। अब ये जो अनुसूची आई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई, तो ये था इसका ईयर। अभी कौन सा ना कौन सा अमेंडमेंट भी लेकर आई होंगी। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट, ये था 52 नंबर का अमेंडमेंट, ये था 73 नंबर का, ये था 74 नंबर का अमेंडमेंट। जो 9वीं अनुसूची थी वो बेसिकली भूमि सुधार से संबंधित थी भूमि सुधार, यानी ऐसे कानून बनाए गए जिसके द्वारा कुछ गरीबों को भूमि का वाटप मतलब वितरण किया जाए। ऐसी भूमि का अधिग्रहण किया जाए जिनके पास ज्यादा हो, जो वंश परंपरा से चली आई हो। जिनके पास हजारों एकड़ जमीन थी वो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दी, और जिनके पास जमीन नहीं थी उन्हें देना शुरू कर दी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो अनुसूची 9 में दिए गए हैं। उसके बाद आता है दल बदल विरोधी, दल बदल विरोधी अधिनियम। यानी इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी को छोड़ता है, दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, तो उसके साथ उसके पद को भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो जो इंदिरा गांधी के समय में बहुत सबसे ज्यादा दल बदल किए जाते थे, उस पर रोक न लगाने के लिए संविधान की अनुसूची 10 को ऐड किया गया, जो 1985 में ऐड की गई, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का 52 नंबर का अमेंडमेंट था। यानी इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई मंत्री अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में ऐड होता है तो उसका जो पद है वो भी खाली माना जाएगा। तो इसका प्रावधान अनुसूची 10 में किया गया है। अनुसूची 11 का विषय था पंचायत राज। जो महात्मा गांधी जी का सपना था कि सबसे ज्यादा गांव विकसित हो, तो उसको 1992 में ऐड किया गया। इससे पहले भी पंचायतों के लिए इलेक्शंस होते थे, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं था। इसके बाद 1992 से पंचायत के लिए इलेक्शन मैंडेटरी कर दी। उसके बाद उसी साल 74 नंबर का अमेंडमेंट किया गया, जिसे कहा गया है नगर पालिका। यानी नगर पालिका के विकास के लिए भी इलेक्शंस मैंडेटरी कर दिए गए। यानी इनके पास ऐसी सत्ता दी गई कि आप अपने शहर में ऐसे कायदे कानून बना सकते हो जो पब्लिक के हित में हो। इस तरह
भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को ऐड किया गया। तो ये थी हमारे भारतीय संविधान की 12 अनुसूची है।